ब्रेक ले लिया। सर हाउस रेंट अलाउंसेस अगर एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को मिलता है सैलरी का पार्ट बोल के, जैसे आपको बेसिक सैलरी मिल रही है, डियरनेस अलाउंस मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, और भी अलाउंसेस है जो अभी धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। सर हम पहला ये अलाउंसेस पढ़ रहे हैं सैलरी चैप्टर के अंदर। पढ़ने को तो हमने इंटरटेनमेंट अलाउंस पढ़ा, लेकिन इंटरटेनमेंट अलाउंस के बारे में आपने क्या देखा कि पहले उसको टैक्सेबल करके कहां पहुंचते हैं, ग्रॉस सैलरी में, और फिर डिडक्शन लेते हैं अंडर सेक्शन 16। ठीक है, ये आपने पढ़ा। और उसकी लिमिट तो बहुत इजी थी। इंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड स्टैट्यूटरी लिमिट 5,000 की और बेसिक सैलरी का 20%। और वो भी आपने पढ़ा कि ये बेनिफिट जो है डिडक्शन इंटरटेनमेंट अलाउंस का, वो सिर्फ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को मिलेगा। तो दैट वाज डिफरेंट। सर वो एक इकलौता ऐसा अलाउंसेस है आपके सैलरी चैप्टर में जो पहले ग्रॉस सैलरी में जुड़ता है और ग्रॉस सैलरी के बाद हम उसका डिडक्शन लेते हैं, अगर आप 115 बीएसई में नहीं है तो। राइट सर, हमने अभी तुरंत लीव ट्रैवल कंसेशन फैसिलिटी रिम्बर्समेंट कंप्लीट किया, उसे भी हम अलाउंसेस कह सकते हैं, और कभी कभी एग्जाम में वो आता है अलाउंसेस बोल के 10/5 का बेनिफिट दे देना है। लेकिन सर वो वैसा अलाउंस नहीं है जो पर मंथ मिले। आपने क्लास में डियरनेस अलाउंस पढ़ा, फुल्ली टैक्सेबल किए। फिर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे थे तो वहां पर क्या आया, सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस। क्या मैंने बोला, पूरा टैक्स कर दो। एक और अलाउंस आया आपके क्वेश्चन में, नाइट ड्यूटी अलाउंस। मैंने क्या बोला, इसका कोई बेनिफिट नहीं है, पूरा टैक्सेबल कर दो। ठीक सर, अब अलाउंसेस में जो हर महीने मिलेगा, आप क्या जो सैलरी का स्ट्रक्चर है उसमें सैलरी के अलावा आपके अलाउंसेस होते हैं और परक्यूजिट्स होते हैं। अब अलाउंसेस में ऐसे समझो कि हम ये पहला अलाउंस पढ़ रहे हैं, हाउस रेंट अलाउंस। जो मैंने क्या बोला, हो सकता है किस्मत आपकी अच्छी रहे तो 4-5 मार्क्स में यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। ना एग्जाम में परक्यूजिट्स कुछ पूछे जो हम आगे पढ़ेंगे, और ना रिटायरमेंट बेनिफिट्स से कुछ पूछे जो हम पढ़ चुके हैं। काफी बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स हमने क्लास में ऑलरेडी कर लिए। रिटायरमेंट बेनिफिट से लेकर ग्रेचुइटी का डिस्कशन हो गया, पेंशन का डिस्कशन हो गया, लीव सैलरी का डिस्कशन हो गया, रिट्रेचमेंट कंपनसेशन का डिस्कशन हो गया, वीआरएस का डिस्कशन हो गया, लास्ट बट नॉट लिस्ट सर लीव ट्रैवल कंसेशन का डिस्कशन हो गया। सेक्शन 16 का डिडक्शंस का हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। अलाउंसेस में एचआरए से स्टार्ट करें, तो थोड़ी मेहनत कर लो मेरे साथ इसमें। सर अलाउंसेस में सिर्फ यही एक अलाउंस है जो आपसे थोड़ी मेहनत कराएगा, बाकी सारे अलाउंसेस कोई 1-1, 2-2 मिनट के हैं, कोई 2 मिनट, कोई 3 मिनट, कोई 5 मिनट, कोई 1 मिनट, ऐसे हैं। आज की क्लास में आपका अलाउंसेस सारा डिस्कशन हो जाएगा। ठीक है, अगली 4 क्लास में हम लोग सैलरी चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। आगे आपका प्रोविडेंट फंड स्टार्ट होगा, उसके बाद परक्यूजिट्स। प्रोविडेंट फंड्स खत्म होते होते हम लोग परक्यूजिट्स में ऑटोमेटिक एंट्री ले लेंगे। लास्ट पोर्शन बचता है सैलरी का, परक्यूजिट्स। ठीक, सिर्फ अलाउंसेस में इसमें मेहनत कर लो। मैंने क्या बोला, फिर से कह रहा हूं सर, हो सकता है आपके एग्जाम में सैलरी का क्वेश्चन आए और सिर्फ उसमें जो क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट पूछा हो आपके एग्जाम में सिर्फ हाउस रेंट अलाउंस का ही हो, ना परक्यूजिट्स पूछ रहा है, ना कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स पूछ रहा है। थोड़ी मेहनत कर लो मेरे साथ इसमें। ठीक, थोड़ा मैं कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस कर लूं। सर रजिस्टर में आ जाओ, हाउस रेंट अलाउंस के बारे में एक अच्छा सा डिस्कशन करते हुए यहां की सारी बातें हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। बस तुम थोड़ा इसमें थोड़ा सा अटेंशन देना, मजाक मजाक में नहीं करना इसको। सर हाउस रेंट अलाउंस, शॉर्ट फॉर्म में इसको एचआरए बोलते हैं। ठीक, एम्प्लॉयर आपको काफी सारे सैलरी के अंदर कंपोनेंट्स देता है, जैसे कि बेसिक सैलरी दे दिया, डियरनेस अलाउंस दे दिया, एक आपको हाउस रेंट अलाउंस भी देता है। तो सर आपको एम्प्लॉयर हाउस रेंट अलाउंस दे रहा है, आप एम्प्लॉई हैं। अब आप क्या है सर, आप किसी किराए के मकान में रहते हैं, आप आगे किराया दे रहे हैं किसी मकान मालिक को। अगर ऐसा है सिचुएशन कि आपको आपका एम्प्लॉयर सैलरी स्ट्रक्चर में क्या दे रहा है, हाउस रेंट अलाउंस, और आप अपने घर में नहीं रह रहे, अपने पेरेंट्स के घर में नहीं रह रहे, आप किराए के रेंटेड एकोमोडेशन में रह रहे हैं, तो आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलेगा, जिसको बोलते हैं एचआरए एग्जम्पशन। सेक्शन कौन सा है, 1013A। बट इसके लिए आपको क्या करना होगा, 115 बीएसई से बाहर निकलना होगा।
कौन सा एक्ट रेफर कर रहे हैं हम लोग? इनकम टैक्स एक्ट 1961। सर हम आपको एग्जम्पशंस देंगे, एम्प्लॉयर से हाउस रेंट अलाउंस मिले और तुम अगर आगे किराए के मकान में रहो तो चूंकि तुम किराए का खर्चा इनकर कर रहे हो, हम आपको बेनिफिट देंगे एग्जम्पशंस अंडर सेक्शन 1013A। बट इसके लिए 115 बीएसी से बाहर निकलना होगा, ठीक है सर। अब जो आप रेंट दे रहे हैं मकान मालिक को, वो मकान मालिक की हाउस प्रॉपर्टी हेड वाली इनकम हो जाती है, और उसका ऑलरेडी डिस्कशन हम लोग हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में कर चुके हैं, ठीक सर। अब देखिए, आप अपने एम्प्लॉयर से हाउस रेंट अलाउंस क्यों लेंगे? तो देखिए, आपके एम्प्लॉयर ने आपको दो ऑप्शन दिया, समझिए यहाँ पे। एक बार ये समझ गए तो तुमको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि सर सैलरी स्ट्रक्चर में ऐसा क्यों होता है। सर सैलरी 1 लाख रुपए तो दे दे रहे हैं, 1 लाख रुपए बेसिक सैलरी के नाम से। सर वो क्यों आपको बेसिक सैलरी, फिर है ना आपको डियरनेस अलाउंस, फिर मान लो ये है हाउस रेंट अलाउंस, ऐसे करके ब्रेकअप क्यों होता है सर सैलरी में? क्यों नहीं वो 1 लाख रुपए बेसिक सैलरी बोल के दे देता है? मान लो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो लाख रुपया महीना में, तो लाख रुपया बेसिक सैलरी का महीना बना दे। सर नहीं बनाएगा वो, क्यों? अगर लाख रुपए की बेसिक सैलरी वो तुमको देगा तो फ्यूचर में तुम्हारा जो पेंशन का अमाउंट है वो ज्यादा हो जाएगा, यानी उसकी फ्यूचर लायबिलिटी जो होती है रिटायरमेंट बेनिफिट्स को लेके, लीव सैलरी, ग्रेचुटी, पेंशन, वो सब ज्यादा ज्यादा उसको देना पड़ेगा। तो वो कभी भी तुम्हारी सैलरी अगर 1 लाख रुपए है तो 1 लाख रुपए बेसिक सैलरी नहीं कर सकता, वो कभी नहीं करेगा। कौन? एम्प्लॉयर। सर अब देखिए, यहां पर एक छोटा सा डिस्कशन आपके साथ कर रहा हूं। सैलरी है आपकी मान लो 60,000 रुपए पर मंथ, एम्प्लॉयर आपको ऑप्शन 1 बोलता है ऐसा करो 60,000 रुपए पर मंथ की सैलरी में ऐसा करो मेरे से बेसिक सैलरी ले लो 40,000 रुपीज पर मंथ, ठीक, मैं इससे ज्यादा बेसिक सैलरी नहीं दूंगा। क्यों? अगर मैं ज्यादा बेसिक सैलरी दूंगा तो मुझे ग्रेचुटी बेनिफिट्स, प्रोविडेंट फंड का बेनिफिट्स, पेंशन, लीव सैलरी, ये सब ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि तुम देख चुके हो पीछे ग्रेचुटी, लीव सैलरी की कैलकुलेशन में हम लोग क्या लेते हैं? सैलरी मीन्स बेसिक सैलरी प्लस डीए का वो पोर्शन जो रिटायरमेंट के लिए हो, प्लस सेल्स कमीशन, ये सब। तो बोलता है मैं 40,000 का बेसिक सैलरी दूंगा 60 में, तो और क्या दोगे? तो ऐसा करता हूं स्पेशल अलाउंस बोल के 20,000 रुपए दे देता हूं हर में। सर ये तो 40,000 भी टैक्सेबल हो जाएगा और स्पेशल अलाउंस भी टैक्सेबल हो जाएगा, इसका तो कोई बेनिफिट नहीं है। तो एम्प्लॉयर बोलता ठीक है, मैं एक और ऑप्शन तुमको देता हूं, ऐसा करो तुम्हारे को 60,000 रुपए पर मंथ सैलरी लेनी है तो ऐसा करो बेसिक सैलरी ले लो 40,000 रुपए पर मंथ, एचआरए ले लो मेरे से 20,000 रुपए पर मंथ। तुम अब बोलोगे हाँ सर दे दीजिए, क्यों? क्योंकि तुम रहते हो किराए के मकान में, और अब तुम तो वैसे भी देखो ऑप्शन 1 में भी तुम किराया दोगे, किराया के मकान में अगर तुम रहते हो और तुम ऑप्शन 1 में सैलरी ले रहे हो तब भी तो तुम किराया दोगे, जिसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा तुमको। तो तुम अपने एम्प्लॉयर को क्या बोलोगे? सर मुझे ऑप्शन 2 चाहिए, आप मुझे बेसिक सैलरी के बाद ना स्पेशल अलाउंस न देके हाउस रेंट अलाउंस दे दीजिए। क्यों? क्योंकि सर इसमें से पार्ट ऑफ एचआरए तुम्हारा क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि तुम किराए के मकान में रहते हो। सर पहले भी बता रखा है, पहले भी बता रखा है क्या? अगर तुम नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, क्या बता रखा है? अगर तुम नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो इंटरटेनमेंट अलाउंस लेने का कोई फायदा नहीं है, इंटरटेनमेंट अलाउंस लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाता है और वहां कोई डिडक्शन नहीं मिलता है अंडर सेक्शन 16 का, ठीक। तो सर अगर मान लो तुम ओन प्रॉपर्टी में रहते हो, तुम्हारी खुद की प्रॉपर्टी है, ओन प्रॉपर्टी नो रेंट, तुम्हारी खुद की प्रॉपर्टी है, कोई रेंट इनकर नहीं करते हो, तो सर एचआरए लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एचआरए भी फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि एचआरए का बेनिफिट तभी मिलेगा जब तुम रेंट के मकान में रहते हो। तो ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 में ऑप्शन 2 बेनिफिशियल है टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर तुम किराए के मकान में रहते हो। तो सर इसी को बोलते हैं टैक्स प्लानिंग, इसी को बोलते हैं टैक्स प्लानिंग, इसी को बोलते हैं सैलरी की स्ट्रक्चरिंग करना इस तरीके से कि मेरा टैक्स लायबिलिटी लो हो सके। सैलरी स्ट्रक्चरिंग इस तरीके से करो कि मेरी टैक्स लायबिलिटी क्या हो सके? मिनिमम हो सके, मिनिमम। अब सर इसी में टैक्स इवेजन इन्वॉल्व हो जाता है, सर इसी में टैक्स इवेजन इन्वॉल्व हो जाता है। कैसे? फॉल्स
फॉल्स रेंट एग्रीमेंट दिखा के। एम्प्लॉय क्या करता है, रहता अपने मकान में है पापा मम्मी के साथ, रहता अपने मकान में है पापा मम्मी के साथ एम्प्लॉय, कोई रेंट नहीं दे रहा है, लेकिन फिर एम्प्लॉयर को जाके बोलता है नहीं नहीं सर ये रहा रेंट एग्रीमेंट, मैं तो किराए के मकान में रहता हूं। तो वो फिर हो जाता है क्या, आप झूठ मूठ क्या रेंट एग्रीमेंट का एक बना के देते हैं, फिर झूठ मूठ की एक रेंट की रसीद देते हैं, झूठ मूठ का एक क्लेम करते हैं एचआरए का। तो वो हो जाता है टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन को रोकने के लिए वहां पर एक बोला जाता है कि अगर रेंट का अमाउंट इस लिमिट से ज्यादा है तो हमें मकान मालिक का पैन नंबर भी ला के दो। एम्प्लॉयर तुमसे डिटेल भराता है कि किराए के मकान में जो रहते हो उसमें मकान मालिक का नाम बताओ, एड्रेस बताओ, मकान मालिक का पैन नंबर बताओ, और तुम पेमेंट अगर कर रहे हो रेंट का तो बैंक डिटेल्स के थ्रू प्रूफ करो कि तुम रेंट का एक्चुअली में पेमेंट कर रहे हो। तो ये सब थोड़े तरीके हैं उस वहां पर टैक्स इवेजन को रोकने के लिए। लेकिन फिर यही टैक्स इवेजन में भी बदल जाता है कब, जब तुम डमी रेंट एग्रीमेंट बनवा लेते हो और फॉल्स रेंट रिसीट दे देते हो कि हाँ सर मैं किराए के मकान में रहता हूं। तो वो एक टैक्स इवेजन है, वो हम नहीं सीख रहे क्लास में। बट मैंने क्या कहा, यही टैक्स प्लानिंग टैक्स इवेजन में बदल जाती है जब तुम एक डमी रेंट एग्रीमेंट सबमिट करते हो अपने एम्प्लॉयर को और फॉल्स रेंट रिसीट सबमिट करते हो और बोलते हो कि मैं किराए के मकान में रहता हूं। तो वो एक पार्ट है, वो अलग पार्ट है, उसमें डिस्कस नहीं करें। सर सुना है सैलरी को स्ट्रक्चर करके टैक्स बचा सकते हैं, तो ये ऑप्शन 1 ऑप्शन 2। क्या किया, अगर तुम एक एम्प्लॉय हो और तुम किराए के मकान में रहते हो, किराया तो देना ही देना है, तो एम्प्लॉयर से एचआरए ले लो ताकि तुम्हारा टैक्स बच सके। तो ऐसी बहुत सारी टैक्स प्लानिंग हम लोग क्लास के अंदर सीखते हैं। अब जैसे हमने सुना कि इंटरटेनमेंट अलाउंस में 5,000 रुपए तक का बेनिफिट मिलता है, लेकिन किसको, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। ठीक है, तो अगर आप मान लो किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और वहां तुमको चॉइस दे इंटरटेनमेंट अलाउंस का, तो मत लेना, मिलेगा नहीं, और मिले तो लेना मत। सर क्या फायदा, टैक्स तो देना ही पड़ेगा। ठीक, तो ये हो गया आपका एक टैक्स प्लानिंग सैलरी स्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट। एचआरए स्टार्ट हुआ ही था तो मैंने सोचा चलो एक जो प्रैक्टिकल लाइफ में होता है सैलरी के थ्रू टैक्स प्लानिंग सैलरी स्ट्रक्चरिंग, वो क्या होता है, वो क्या भला है, वो भी सिखा दो। वो भी तुमको बता दिया साथ साथ। सर एचआरए का बेनिफिट्स कब मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस से रिलेटेड एग्जम्पशन कब मिलेगा, जब एम्प्लॉयर तुमको हाउस रेंट अलाउंस दे और तुम किराए के मकान में रहो। तुम जो किराया देते हो वो मकान मालिक उधर हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्स दे, वो अलग कहानी है। तुम्हें ये एग्जम्पशन कब मिलेगा, जब तुम 115 बीएसी से बाहर निकल जाओ। क्या सर हम इसके थ्रू टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं। तब तो सर कोई टैक्स इवेजन भी कर ले, करते हैं लोग। उसके लिए फिर एम्प्लॉयर क्या करता है, पूरे घर का एड्रेस, मकान मालिक का नाम, नंबर, बैंक अकाउंट की डिटेल्स, पैन नंबर, बैंक अकाउंट के थ्रू रेंट की पेमेंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो सारी जानकारी लेता है एम्प्लॉयर, ताकि तुम फ्रॉड ना कर सको। अब आ जाओ, तुम्हें हम एचआरए का एग्जम्पशन देते हैं। कौन से सेक्शन में सर, सेक्शन 10(13)A में। सर इसके लिए आपको 4 फैक्टर देखने पड़ेंगे क्वेश्चन पढ़ते समय, कि तुमको हाउस रेंट अलाउंस जो पर मंथ मिल रहा है कितना मिल रहा है। एक फैक्टर ये है। दूसरा, अच्छा सर अभी जैसे हमने ग्रेचुइटी एग्जम्पशंस कंप्लीट किया, लीव सैलरी का एग्जम्पशंस कंप्लीट किया, तो क्या देख रहे थे क्वेश्चन में, तुम कब रिटायर किए, लास्ट 10 महीने की तुम्हारी सैलरी क्या है। अब सैलरी में सैलरी देखी, डीए रिटायरमेंट वाला देखा, कमीशन सेल्स वाला देखा, कहीं पर देखा डीए रिटायरमेंट वाला, कहीं पर देखा डीए फुल, देखा ना फैक्टर्स बेनिफिट्स लेने के लिए। तो वैसे ही यहां फैक्टर लेने हैं, हम आगे फॉर्मेट में जाएंगे। एचआरए का बेनिफिट लेना है तो क्वेश्चन में क्या क्या देखना होगा। सर हाउस रेंट अलाउंस पर मंथ कितना मिल रहा है, तुम पर मंथ रेंट कितना दे रहे हो, प्लस तुम्हारे घर की लोकेशन इंडिया में कहां है, लोकेशन ऑफ द हाउस रेंटेड अकोमोडेशन की लोकेशन दिल्ली है या आगरा है, दिल्ली है या आगरा है। सर क्यों, इससे क्या फर्क पड़ेगा, बताऊंगा। दिल्ली है या आगरा है, इससे क्या फर्क पड़ेगा। सर लोकेशन ऑफ ऑफिस देखना है या घर जहां रहोगे किराए के मकान में। सर ऑफिस की लोकेशन देखनी है क्या, नहीं 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 नहीं, जो तुम किराया दे रहे हो ना किराए के मकान पर, उसकी लोकेशन मुझे देखनी है। सर लोकेशन के हिसाब से एग्जम्पशन दोगे, हाँ जी दूंगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो सर कि अगर दिल्ली में काम करूं और रहूं नोएडा में तो बेनिफिट कम मिलेगा,
हाँ जी कम मिलेगा। और दिल्ली में काम करूं और दिल्ली में रहो तो बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। हाँ जी ज्यादा मिलेगा। सर नोएडा तो दिल्ली का पार्ट है। नहीं, नोएडा एनसीआर का पार्ट है, दिल्ली का पार्ट नहीं है। नोएडा यूपी के अंदर आता है और नोएडा में काफी लोग रहते हैं जो दिल्ली में काम करते हैं, तो उनको बेनिफिट कम मिले। सर रिवर्स, नोएडा में काम करूं और रहूं दिल्ली में तो बेनिफिट ले लो ज्यादा। सर कैसा है सर, ये बताना तो थोड़ा आगे। बताएंगे बताएंगे, अभी चौथे फैक्टर में चलते हैं। सर एक और फैक्टर देखते हैं एचआरए का बेनिफिट लेने के लिए, क्या? सैलरी। बोला सर सैलरी में फिर वही सब करेंगे? हाँ वही सब करेंगे, बेसिक सैलरी देखेंगे, डियरनेस अलाउंस का वो पोर्शन देखेंगे जो रिटायरमेंट के लिए अवेलेबल हो, और कमीशन देखेंगे सेल्स वाला। और तुमको तुम्हारे ईयर में, जिस ईयर में तुम ईयर में जिस भी पीरियड में, जिस भी मंथ में तुम मान लो किराए के मकान में रहते हो, मान लो तुम 5 महीना किराए के मकान में रहे, तो 5 महीने का एचआरए लेंगे, 5 महीने का रेंट लेंगे, 5 महीने की सैलरी लेंगे। 12 महीने तुम किराए के मकान में थे तो 12 महीने की सैलरी लेंगे। अगर तुमको उस बीच कोई एडवांस से सैलरी मिली है तो उसको यहां कंसिडर मत करना। एरियर सैलरी मिली है तो उसको यहां कंसिडर मत करना। सर आपने तो बोला था एडवांस सैलरी टैक्सेबल होती है, एरियर सैलरी टैक्सेबल होती है। आपने तो ये पढ़ा रखा है। हाँ टैक्सेबल होती है, सही है, लेकिन कब? जब आप ग्रॉस सैलरी निकाल रहे हो तब। जब आप ग्रॉस सैलरी की कैलकुलेशन करोगे तो उसमें आप एडवांस सैलरी को कंसिडर करना, टैक्सेबल करना, एरियर सैलरी को कंसिडर करना, टैक्सेबल करना। अभी हम ग्रॉस सैलरी नहीं निकाल रहे, हम एचआरए का एग्जम्पशंस लेने के लिए फॉर्मेट में जा रहे हैं। एचआरए का एग्जम्पशंस लेने के लिए फॉर्मेट में जाएंगे, वहां सैलरी की जरूरत है। तो उस सैलरी में क्या क्या लेंगे? बेसिक सैलरी, डीए रिटायरमेंट वाला और कमीशन सेल्स वाला, और कुछ नहीं लेंगे। बोनस, कमीशन, एडवांस सैलरी, एरियर सैलरी ये सब नहीं लेंगे, वो सब ग्रॉस सैलरी की कैलकुलेशन में लेंगे। डन। सर अगर क्वेश्चन में वही जो ग्रेचुटी में बताया था तुमको, मान लो क्वेश्चन में डियरनेस अलाउंस 4000 रुपीज पर मंथ लिखा और कुछ नहीं दिया है ब्रैकेट में कि वेदर इट इज अवेलेबल फॉर रिटायरमेंट, ये सब क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, तो मैंने क्या बोला था? एजम्पशन क्या लेना? इट इज नॉट अवेलेबल फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। और क्वेश्चन में मान लो ऐसे दे रखा कमीशन 1000 रुपए पर मंथ, ऑब्वियस सी बात है इट इज नॉट बेस्ड ऑन सेल्स और टर्नओवर। मतलब इसको फिर एचआरए के लिए, एचआरए की कैलकुलेशन के लिए इनको इग्नोर कर देंगे, डीए को कंसिडर नहीं करेंगे, कमीशन को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि कमीशन सेल्स वाला लेना है, डीए रिटायरमेंट वाला लेना है, और सैलरी में बेसिक सैलरी लेनी है। अब मान लो क्वेश्चन में कमीशन दे रखा है, बोनस दे रखा है, तो वो सब लोगे? नहीं लेंगे। तो 4 फैक्टर क्लियर है। बेनिफिट्स लेने के लिए हमें 4 फैक्टर पे क्वेश्चन में ध्यान रखना पड़ेगा कि आप पर मंथ कितना रेंट दे रहे हो, पर मंथ आपको एचआरए कितना मिल रहा है, घर का लोकेशन क्या है, और पर मंथ आपको सैलरी क्या मिल रही है, सैलरी में बेसिक सैलरी कितना, डीए रिटायरमेंट वाला कितना, कमीशन सेल्स वाला कितना। सर अभी क्वेश्चन करेंगे और क्लियर हो जाएगा। फैक्टर देख लिए। अगर क्वेश्चन में डीए के बारे में नहीं कुछ लिखा है कि इट इज अवेलेबल फॉर रिटायरमेंट और नॉट, तो क्या एजम्पशन लेना? नॉट अवेलेबल फॉर रिटायरमेंट। कमीशन नॉट रिलेटेड टू सेल्स। ऐसा ही सेम हम लोग करेंगे किसके लिए? जब ग्रेचुटी का क्वेश्चन रहेगा, जब लीव सैलरी का क्वेश्चन रहेगा। ग्रेचुटी में कौन सा? नॉट कवर्ड वाला। बात हो चुकी क्लास के अंदर, ग्रेचुटी हो चुकी, लीव सैलरी हो चुकी। डन। अब सर मान लो एक सिचुएशन है कि एचआरए तो 1 अप्रैल से मिल रही है, एक स्पेशल केस। बोला सर मान लो क्वेश्चन में हाउस रेंट अलाउंस जो एम्प्लॉयर से मिल रहा है वो 1 अप्रैल से मिल रहा है, लेकिन एम्प्लॉय रेंट देना चालू किया है 1 जुलाई से। क्यों? सर अप्रैल, मई, जून वो अपने पापा मम्मी के साथ उनके घर में रहता था, बाद में लगा कि बॉस एचआरए दे ही रहा है तो अलग से घर ले लेते हैं, आजादी के साथ रहेंगे। तो जुलाई महीने से वो अलग से एक घर में शिफ्ट हो गया, बोलता है मुझे बॉस एचआरए दे ही रहा है तो मैं रेंट भी खुद ही दूंगा, मैं पापा मम्मी से अलग रहूंगी। ठीक, ये एक सिचुएशन है। तो सर इस केस में क्या करेंगे फिर अगर ऐसा सिचुएशन हो क्वेश्चन में, एग्जाम में? तो बोलता बहुत सिंपल, 3 महीने वो अपने घर में था, अपने पापा मम्मी के साथ कोई रेंट नहीं दिया, तो 3 महीने का एचआरए पूरा का पूरा क्या कर देना? टैक्सेबल कर देना, उसको फॉर्मेट ही अलग कर देना 3 महीने का। ठीक। और जो तुम बेनिफिट्स लोगे वो 9 महीने की एचआरए के हिसाब से आप एग्जम्पशन क्लेम कर लेना, 9 महीने का, जुलाई से लेकर मार्च तक का।
सर जो टेबल बनाओगे एग्जाम्पशंस का, कैलकुलेशन जो करोगे, वर्किंग जो बनाओगे, जो आप फॉर्मेट बनाओगे एग्जाम्पशंस क्लेम करने के लिए, जैसे ग्रेचुइटी का फॉर्मेट बना रहे थे, लीव सैलरी का फॉर्मेट बना रहे थे, इंटरटेनमेंट अलाउंस का फॉर्मेट बना रहे थे, वैसे अभी सीखेंगे फॉर्मेट एचआरए का। सर फॉर्मेट तुम 9 महीने का बनाओगे। सर 9 महीने की उसमें सैलरी लेना, 9 महीने का रेंट लेना, 9 महीने का एचआरए लेना, पीरियोडिक। कहने का मतलब है पीरियोडिक कॉम्प्यूटेशन करोगे। सर क्वेश्चन 12 महीने का होगा, 12 महीने की सैलरी के हिसाब से तुम देना बेसिक सैलरी डीए वगैरह लेते हुए ग्रॉस सैलरी पे पहुंच रहे हो। ठीक, अप्रैल से लेकर मार्च तक तुमको बेसिक सैलरी मिल रही होगी, डीए मिल रहा होगा, कमीशन मिल रहा होगा, बोनस मिल रहा होगा, 12-12 महीने का तुमको ग्रॉस सैलरी करना। लेकिन एचआरए की वर्किंग में क्या करना, 3 महीने का एचआरए तो पहले पूरा टैक्स कर देना, और जो बेनिफिट लेने के लिए टेबल बनाओगे जो भी सीखेंगे उसमें 9 महीने की कैलकुलेशन करना, सैलरी की, रेंट की, एचआरए की। बोला सर ये टेबल कैसा बनेगा, फॉर्मेट कैसा बनेगा, वो तो बताओ। आ जाओ सर, पहले एक बार यहां लिख लो इतना। सर बुक पेज नंबर 6.17। जो बच्चे YouTube पे इस लेक्चर को देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो बुक का लिंक मिलेगा। ठीक है, बुक का लिंक मिलेगा, या फिर आप अपने कोर्स के हिसाब से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो और फिर बुक वहां से डाउनलोड कर लो, या हमारी टीम से इस नंबर पे व्हाट्सएप चैट कर लो। सर जिस बुक को रेफर करके मैं क्लास ले रहा हूं, वो बुक अगर आप लेना चाहते हो, यूट्यूब पे इस पोर्शन को आप देख रहे हो, तो आप मेरी टीम से 8527230445 पे व्हाट्सएप चैट करके अपना इंट्रोडक्शन दे दो, अपना कोर्स बताओ, एग्जाम ड्यू बताओ, और अकॉर्डिंगली टीम आपको हमारी बुक पीडीएफ दे देगी, जिस बुक पीडीएफ को अभी हम क्लास में रेफर कर रहे हैं। बहुत सिंपल तरीका है बुक लेने का, कोई चार्जेस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, पूरी की पूरी बुक पीडीएफ आपको मिल जाएगी। एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन दे देना, अपना कोर्स बता देना, एग्जाम कब है वो बता देना। फिर इस पेज पे आ जाओ, लिखो डन, वीडियो रोक के लिखा। सर ये एक बहुत अच्छी चीज बताई मैंने यहाँ पर आपको, सैलरी स्ट्रक्चरिंग कैसे करते हैं, सैलरी में टैक्स प्लानिंग कैसे करते हैं। तो स्पेशल अलाउंसेस ना देके एचआरए लो अगर तुम किराए के मकान में रहते हो तो, ठीक, इससे टैक्स बचेगा तुम्हारा। डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, इस टैक्स इवेजन से बचना, मत करना, फंसोगे नहीं तो। झूठ मूठ का रेंट एग्रीमेंट बनवाना, झूठ मूठ का रेंट रिसीट सबमिट करना, प्रैक्टिकल लाइफ में ये सब मत करना कि सर मैं एक जगह वर्क करता हूं, मेरे कॉलीग लोग, मेरे इनफैक्ट सीनियर लोग भी आपको सजेशन देंगे। आप आगे कहीं पर जॉब वगैरह ज्वाइन करोगे तो आपके जो कलीग होंगे और आपके जो सीनियर्स होंगे वही सब आपको ऐसा करने को सजेशन देंगे। अरे रेंट एग्रीमेंट बना लो, फॉल्स, वो लोग आपको फॉर्मेट वगैरह भी दे देंगे, किसी लोग से मिलवा भी दे देंगे जो 400-500 रुपए में ये काम कर देगा। मत करना ये सब। सर इस तरीके का काम करके टैक्स बचाने की जरूरत नहीं है, फंस जाओगे आगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, और खासकर अगर आप सरकारी नौकरी करते हो तो ये सब काम करना ही मत, है ना। सरकारी अगर नौकरी करते हो आप आगे जाके तो ये सब काम तो करना ही मत, वरना बहुत चूना लगेगा, कभी भी लग सकता है डाउन द लाइन 10 साल 15 साल के बाद। ना खुद करना ऐसी चोरियां, ना किसी को सजेस्ट करना। डन, वीडियो रोक के लिख लिया। नेक्स्ट, सर ये लेफ्ट साइड वाली ग्रीन ग्रीन चीज जो बता रही थी वो सब भी लिख लो। डन, नेक्स्ट। सर कौन कौन से फैक्टर देखते हैं एचआरए का बेनिफिट लेने के लिए। सेक्शन 1013A में आपका रेंट पर मंथ क्या है, आपका एचआरए पर मंथ क्या है, आपकी घर का लोकेशन क्या है, और सैलरी में बेसिक सैलरी, डीए, कमीशन, सेल्स बेस्ड है नहीं, रिटायरमेंट वाला है नहीं, वो सब फैक्टर देखने होंगे। डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, स्पेशल केस, अगर
एचआरए 12 महीने का मिला हो लेकिन मैंने किराया सिर्फ 9 महीने का दिया हो तो क्या करेंगे? तो 3 महीने का शुरू वाला एचआरए पहले पूरा टैक्स कर दो और जो एचआरए का बेनिफिट लेना है, टेबल बनाना है, वो 9 महीने के हिसाब से बनाना। डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा। अब आ जाओ फॉर्मेट में। सर बेनिफिट साथ साथ लेंगे, जैसे ग्रेचुटी में ले रहे थे, लीव सैलरी में ले रहे थे, पेंशन में ले रहे थे। हाँ, बेनिफिट साथ साथ लेंगे। इंटरटेनमेंट अलाउंस में क्या करते हैं? बेनिफिट ग्रॉस सैलरी के बाद लेते हैं डिडक्शन के नाम से, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, है ना। यहां वो काम नहीं करना है। यहां एग्जम्पशन जो लेना है साथ साथ इनर कॉलम में लेके आउटर कॉलम में टैक्सेबल एचआरए लिखना है। तो सर ये फॉर्मेट है। एज्यूमिंग कि आप 12 महीने तक 12 महीने का एचआरए मिल रहा है, 12 महीने का रेंट पे कर रहे हो, है ना। ये एजम्पशन है आपका अभी फिलहाल। ये टेबल 12 महीने के हिसाब से बन रहा है। कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल एचआरए जनरली 12 महीने का बनेगा। एचआरए जो रिसीव हुआ है वो लिख दो पहले आउटर कॉलम में। 3 अमाउंट का कॉलम बना लिया सर, ठीक। अब उसके बाद थोड़ी मेहनत करनी होगी, एग्जम्पशंस लेना होगा अंडर सेक्शन 1013A का, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग का। एक फैक्टर जो मैंने बोला था क्या, एचआरए देख लेना कितना पर मंथ मिल रहा है, तो वो आ गया ऊपर में एचआरए रिसीव्ड। अब 12 महीने का इंटू 12 कर देना और उसी अमाउंट को यहां रिपीट कर देना लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग में, एचआरए रिसीव्ड। पूरे साल भर का लेंगे, ये टेबल फॉर द ईयर बनेगा, ठीक। अब दूसरा फैक्टर, तुम्हारी सैलरी का 50% लेंगे या फिर 40% लेंगे सैलरी का। बोला सर सैलरी में वही 3 चीज लेंगे क्या? सैलरी में वही चीज लेंगे ना, क्या क्या, बेसिक प्लस डीए रिटायरमेंट वाला और प्लस कमीशन सेल्स वाला। हाँ हाँ वही लेंगे, लेकिन फिर उसका 40% कर देना और या फिर 50%। अब ये सर 40 और 50 कैसे सर? वही लोकेशन ऑफ हाउस देखेंगे। और अगर लोकेशन ऑफ हाउस जहां तुम किराए के मकान में रहते हो वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में है, सर जहां मेट्रो चलती है, फिर तो पटना भी आ जाएगा इसमें, सर जयपुर भी आ जाएगा, बैंगलोर भी आ जाएगा। सर जहां जहां मेट्रो चलती है वो नहीं लेना है। मेट्रोपॉलिटन 4 महानगर है हमारे, दिल्ली। अब दिल्ली बोले तो इसके अंदर फरीदाबाद, हरियाणा और नोएडा ये नहीं आएगा। मुंबई, मुंबई बोले तो नवी मुंबई नहीं आएगा, ठीक है। सर चेन्नई, कोलकाता। सर ये 4 महानगर में अगर तुम्हारा किराए का मकान है तो फिर तुम 50% ऑफ सैलरी लेना, नहीं तो 40% सैलरी लेना। सर क्वेश्चन एग्जाम में आया और लोकेशन नॉट गिवन था, लोकेशन गिवन ही नहीं था। पूरा क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, लोकेशन गिवन ही नहीं। सर लोकेशन नहीं गिवन है और लिख दिया कि तुम दिल्ली में जॉब कर रहे हो, एम्प्लॉयर दिल्ली में तुम्हें जॉब दे रहा है, सैलरी वैलरी इतनी दे रहा है, ऐसे लिखा हुआ है, तो तुम लोकेशन दिल्ली मान लेना फिर जहां जॉब है। बोला सर वो भी नहीं दे रखा है क्वेश्चन में, दे ही नहीं रखा है कि इंडिया की किस सिटी में तुम काम कर रहे हो, ना घर की लोकेशन दे रखा है। तब तुम एजम्पशन लेना, एजम्पशन लेना नॉन मेट्रोपॉलिटन का और 40% पे सॉल्व कर देना। क्या एजम्पशन लेना? कि तुम मेट्रोपॉलिटन सिटीज में नहीं रहते और 40% पे सॉल्व कर देना। सर घर का लोकेशन नहीं हो तो ऑफिस का लोकेशन देख लेना। अच्छा ऑफिस दिल्ली में है तो एजम्पशन ले लेना कि घर भी दिल्ली में ही होगा। सर ऑफिस का भी लोकेशन नहीं दे रखा है तो फिर बोलना नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटीज में मैं रहता हूं, 40% पे बनाना, 50 पर मत बनाना, ठीक। अब एक फैक्टर हो गया एचआरए रिसीव्ड, दूसरा फैक्टर हो गया तुम्हारी सैलरी का 50 या 40%। तीसरा फैक्टर ध्यान से देखो, तुमने जितना रेंट पेड किया है उसमें से 10% ऑफ सैलरी तुम माइनस कर देना। रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। तो उसके लिए रेंट पेड जो 12 महीने का रेंट होगा उसमें से सैलरी का 40% और 50% कर ही रहे थे, उसी सैलरी का यहां 10% करना है। सर ये सैलरी वही है क्या? वही बेसिक प्लस डीएआर रिटायरमेंट और प्लस कमीशन सेल्स वाली। हाँ ये वही सैलरी है, उसका 10% रेंट में से घटा देना। घटाने के बाद जो अमाउंट आएगा वो यहां लिख देना।
अब तीनों फैक्टर आ गए तुम्हारे लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग के। एचआरए रिसीव्ड 40 या 50% ऑफ सैलरी और रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। अब इन तीनों में जो सबसे लिस्ट होगा कम होगा वो आउटर कॉलम में एग्जम्प्ट वाले पोर्शन में आ जाएगा। अब एग्जम्प्ट टोटल एचआरए कितना मिला ऊपर लिखा हुआ है, उसमें से एग्जम्प्ट कितना होगा तो ये टैक्सेबल एचआरए का अमाउंट, ये टैक्सेबल एचआरए का। अब इस क्वेश्चन को, इस फॉर्मेट को तुम ध्यान से देखो। अच्छा, पहले तो क्या ध्यान रखना, ये सारा कैलकुलेशन 12 महीने का करना है। सर ये जो कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल एचआरए है ये 12 महीने का करना है, मतलब 12 महीने की सैलरी, 12 महीने का एचआरए, 12 महीने का रेंट, ये सब लेता है। अब देखो इसको ध्यान से, ये फॉर्मेट है पूरा। अब ध्यान से देखो, क्या 4 फैक्टर नहीं चाहिए हमें? क्या 4 फैक्टर जो अभी हमने ऊपर लिखा था कि एचआरए के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कितने फैक्टर चाहिए? सर 4 फैक्टर चाहिए। एचआरए के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें 4 फैक्टर चाहिए। एचआरए पर मंथ कितना है, रेंट पर मंथ कितना है, लोकेशन कितना है और आपकी सैलरी कितनी है। सैलरी में बेसिक, डीए और कमीशन सेल्स, 4 फैक्टर चाहिए, एचआरए का बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक, डन, यही बताया, लिख लो वहां जाके 4 फैक्टर। और देखना तो 4 के अलावा कोई 5वीं चीज इस फॉर्मेट में यूज की है क्या मैंने? 4 के अलावा इस फॉर्मेट में कोई 5वीं चीज यूज की है क्या? एचआरए कितना मिला वही यहां लिखा है। ठीक, तुम्हारी सैलरी, तुम्हारा रेंट और लोकेशन के हिसाब से 50% या 40%। देखना तो इसके अलावा और कोई फैक्टर है इसके अंदर? बोनस, कमीशन, तुमको कार मिला है कि नहीं, तुमको पेंशन मिला है कि नहीं, क्या मैंने ये सब तुमसे पूछा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस फॉर्मेट को बनाने के लिए? नहीं सर। तो क्या ध्यान रखना, 4 फैक्टर अगर क्वेश्चन में पता चल जाए तो एचआरए का बेनिफिट तुम ले लो। बोले सर ये चीज सर एक नई चीज कह रहा है। क्या कह रहा है? एक नई चीज? सर ये चीज एग्जाम में एक नई चीज कह रहा है। क्या क्या कह रहा है? ध्यान से देखो, अगर तुम्हारा रेंट पेड तुम्हारी सैलरी के 10% और उससे कम है, सैलरी के 10% और उससे कम है रेंट पेड, तो तुम्हारा एचआरए पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। क्यों सर एचआरए पूरा कैसे टैक्सेबल हो जाएगा? सर अगर रेंट पेड तुम्हारी 10% ऑफ सैलरी के इक्वल और उससे कम हो तो फिर ये वाला अमाउंट, अभी अभी जो बॉक्स को ब्लैक में डाला है, वो निल हो जाएगा। तो तीनों में सबसे कम निल, तो बेनिफिट निल मिलेगा। तो एग्जाम में एक एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ध्यान रखना, क्या अगर एचआरए की कैलकुलेशन में तुम्हारा जो रेंट है, किराया, अगर तुम्हारी सैलरी के 10% और उससे कम है तो एचआरए तुम्हारा पूरा टैक्सेबल हो जाए। अब हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में एक चीज पढ़े थे आप, क्या कि एनुअल लेटिंग वैल्यू स्टैंडर्ड रेंट से अधिक कभी नहीं हो सकता। पढ़े थे आप? क्यों? क्योंकि एएलवी निकालने के लिए क्या करते हैं, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट व्हिचएवर इज हायर बट दैट कैन नॉट एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट। तो वहां एक एमसीक्यू आ गया, ओ क्या, एएलवी कैन नॉट एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट। अब जैसे सैलरी में आपको क्या बताया था, इंटरटेनमेंट अलाउंस का मैक्सिमम डिडक्शन तुम 5,000 से ज्यादा नहीं ले सकते। क्यों सर? उसमें लिमिट थी 5,000 की, इसीलिए वहां से एक फंडा निकल गया, क्या इंटरटेनमेंट अलाउंस का 5,000 से ज्यादा बेनिफिट नहीं ले सकते एमसीक्यू के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो ऐसे ही एक फंडा एचआरए के लिए निकल गया, क्या, ओ 10% ऑफ सैलरी से रेंट कम है, एचआरए पूरा टैक्स करो। यानी प्रैक्टिकल लाइफ में तुम्हारी जो सैलरी है, बेसिक सैलरी प्लस डीए रिटायरमेंट वाला प्लस कमीशन सेल्स वाला, उसके 10% से रेंट जो एग्रीमेंट है वो ज्यादा होना चाहिए, रेंट ज्यादा होना चाहिए। मतलब फ्रॉड करो, वो जो कहा ना ऊपर, फ्रॉड करते हैं बहुत सारे लोग, तो फ्रॉड करो तो उसमें भी स्मार्ट होना चाहिए। तुम्हारा जो रेंट है, फ्रॉड रेंट एग्रीमेंट जो बनवाओगे, वो तुम्हारा रेंट तुम्हारी 10% ऑफ सैलरी से अधिक होना चाहिए। फ्रॉड करना है तो तरीके से करो, फ्रॉड करना नहीं सिखा रहा, पहले डिस्क्लेमर दे दिया, फ्रॉड मत करना। सरकारी नौकरी वाले तो कतई मत करना, आगे बुरे फंसोगे। तो किसी ने शिकायत कर दी रिटायरमेंट के टाइम पर तुमसे कलेस खा के, तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो आगे जाके, अब मान लो 25 साल की उम्र में नौकरी लग गई और तुम है ना 60 साल की उम्र में रिटायर हो रहे हो, 52-53 साल की उम्र में किसी ने कलेस काट दिया तुम्हारे साथ और शिकायत लगा दी कि इसने तो अपने नौकरी के दरमियान काफी सारे फ्रॉड कर रखे हैं, इंक्लूडिंग टैक्स में भी फ्रॉड कर रखा है। और जो चेकिंग चली
तो तुम्हारा वो प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, लीव सैलरी का जो मोटा मोटा अमाउंट मिलता है ना रिटायरमेंट पे, वो सब फंस जाएगा। तो मतलब सरकारी नौकरी वाले तो ऐसी हिमाकत करना ही मत, हिम्मत। ठीक है, तो एक छोटा सा पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा यहां बताया कि एचआरए फुल्ली टैक्सेबल हो सकता है, एग्जम्पशन निल हो सकता है अगर तुम्हारा रेंट दे ही नहीं रहे हो, अपने मकान में रह रहे हो, और या फिर तुम्हारा रेंट तुम्हारी सैलरी के 10% के इक्वल और उससे कम है। तो ये है पूरा फॉर्मेट। अब सीधा लाइव चलेंगे बुक पे, देखते हैं कि बुक में कुछ और बचा है कॉन्सेप्ट्स, और फिर क्वेश्चन पे चले। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बचा हुआ है अभी, डोंट वरी, जिसपे हो सकता है 6-6, 8-8 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाए। बोला सर इतना सा करने पर 6 मार्क्स मिल जाएंगे? नहीं, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बचा है, उस पर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो तुमको हो सकता है 6 मार्क्स, 7 मार्क्स, 8 मार्क्स तक के क्वेश्चन आए। देखते हैं, एक बार इसको लिख लो अच्छे से। यहां तक देखो, कुछ छूट तो नहीं रहा। ये सब लिख लिए थे वीडियो रोक के। डन 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 डन। वीडियो रोक के लिख लिए, नेक्स्ट। डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट। सर वीडियो रोक के लिख लिए। अच्छा, इस फॉर्मेट से डर तो लग नहीं रहा आपको? क्यों? क्योंकि क्लास में आप आज सैलरी की शायद आप 5वीं लेक्चर में हैं। यस, सैलरी की आप 5वें लेक्चर में हैं, ठीक। और इससे बड़ी बड़ी कैलकुलेशन, ग्रेचुटी की, लीव सैलरी की, पेंशन की, और इतने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो हम लोग क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं। सर हम लोग ऑलरेडी क्लास में ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर रखे हैं जिसके अंदर तीनों बेनिफिट लिया हमने रिटायरमेंट पे, ग्रेचुटी का भी, पेंशन का भी और लीव सैलरी का भी। तो आप इससे खतरनाक खतरनाक फॉर्मेट वाले क्वेश्चन ऑलरेडी क्लास में कर चुके हैं, इससे खतरनाक कैलकुलेशन ऑलरेडी क्लास में कर चुके हैं। तो इससे टुच्चे से फॉर्मेट से, छोटे से फॉर्मेट से डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अभी तो बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी आपके सामने। अभी तुम सैलरी चैप्टर में मिडिल फेज में, ठीक है, जो मिडिल का पोर्शन है ना, उसमें फंसे हुए हो तुम। बस इसको अच्छे से निकालना है। सर आइए बुक में हमारा ये वाला हिस्सा हो गया, बुक में ये वाला हिस्सा हो गया, ठीक। फॉर्मेट यहीं से निकला है, जो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जम्प्ट करेंगे अगर तुम 115 बीएससी से बाहर निकल गए हो, ठीक। एचआरए एक स्पेशल अलाउंस है जो एम्प्लॉय को मिलता है एम्प्लॉय के रेंट इनकर करने के लिए, और अगर वो रेंट इनकर करता है तो उसको एग्जम्पशन मिलेगा, लेकिन उसके लिए उसको डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से बाहर निकलना है। ये सारी कहानी वही है। सर नोएडा वाला क्वेश्चन आया तो, फरीदाबाद और गुड़गांव वाला क्वेश्चन आया तो 40% पे सॉल्व करना है। नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव इज नॉट दिल्ली। और मेट्रो सिटीज का मतलब महानगर है, जो बचपन में पढ़ते थे, महानगर, 4 महानगर, मेट्रोपॉलिटन सिटीज। वो सिटी नहीं जहां मेट्रो चलती है, फिर पता चला पटना, जयपुर, बैंगलोर सब तुम ले लियो इसके अंदर, ठीक है। इंडिया में 4 महानगर पढ़ते हैं ना हम लोग बचपन से ही। मेट्रोपॉलिटन सिटीज में एक दिल्ली आता है, दूसरा उधर बॉम्बे आता है, नीचे चेन्नई आता है, और उधर ईस्ट में कोलकाता आता है। बस वो 4 में 50% लेना है। ऑफिस का लोकेशन नहीं लेना, घर का लोकेशन लेना। घर का लोकेशन ना हो तो फिर ऑफिस के लोकेशन पे एजम्पशन ले लेना, वो भी ना हो तो फिर 40% पे सॉल्व करें। घर का लोकेशन लेना नहीं दिया हुआ है तो ऑफिस का लोकेशन देख के एजम्पशन ले लेना कि घर भी यही होगा, वो भी नहीं दे रखा है तो फिर आप 40% पे क्वेश्चन को सॉल्व करें। डन। सर सैलरी में क्या लेंगे, यहां दे रखा है। अच्छा, ए पॉइंट हो गया हमारा, क्या कि अगर तुम रेंट का खर्चा ही इनकर नहीं कर रहे तो फिर फुल्ली टैक्सेबल। ऐसे ही अगर तुम अपने मकान में रह रहे हो तो तुमको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, ये भी पॉइंट हो गया। एग्जम्पशन लेने के लिए क्या देखना है, लोकेशन घर की देखनी है, घर कहां सिचुएटेड है, ये भी हो गया। सर पूरे 12 महीने का टेबल बनाएंगे अगर ये 4 फैक्टर सेम है। अभी हम लोग क्या पढ़े, जो एचआरए का बेनिफिट लेंगे वो 12 महीने का एक साथ लेंगे, एज्यूमिंग कि तुम्हारा लोकेशन चेंज नहीं हो रहा है घर का, ठीक है। प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट की जगह प्लेस ऑफ रेसिडेंस, बेसिकली एकोमोडेशन, प्लेस ऑफ
एकोमोडेशन चेंज नहीं हो रहा है, रेंट चेंज नहीं हो रहा है, एचआरए चेंज नहीं हो रहा है, सैलरी चेंज नहीं हो रहा है। चारों फैक्टर तुम्हारे अगर सेम है 12 महीने के लिए, तो तुमको एक ही टेबल 12 महीने का बनाना है। ठीक, देख लेंगे, अभी प्रैक्टिस करते हैं। ई पॉइंट अभी तक नहीं हुआ है क्लास, अभी करेंगे, डोंट वरी। एफ पॉइंट हो गया सर, हो गया। 3 महीने अपने मकान में थे और 9 महीने किराए के मकान में थे, तो बेनिफिट 9 महीने का मिलेगा, 3 महीने का टैक्सेबल कर देना। सर सैलरी में सैलरी ड्यू बेसिस पर लेते हैं, ये भी बताया क्या, हम एरियर सैलरी नहीं लेंगे, एडवांस सैलरी नहीं लेंगे, और ये भी बता दिया कि 115 बीएससी से बाहर निकलना होगा। अब ये क्या बला है सर, ई पॉइंट क्या बला है जो अभी तक आप क्लास में नहीं बताए, तो इसकी भी चर्चा करेंगे, बट पहले क्वेश्चन कर। ई पॉइंट की चर्चा करेंगे, बट पहले क्वेश्चन कर। देखो वीडियो रोक के यहां कुछ लिखना है, डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन। अभी पहले ये दोनों क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर ई पॉइंट में जाए। प्लीज वीडियो रोको, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो, ये सब लिख चुके थे, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो और मेरे इस फॉर्मेट पे लाने की कोशिश करो। आपके पास ऑलरेडी बुक है, आपके पास बुक ऑलरेडी है, पेज नंबर 17 पे है, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए, और अभी अभी जो मैंने आपको फॉर्मेट दिया है उस फॉर्मेट पे लाके कम से कम टैक्सेबल एचआरए निकाल। हालांकि क्वेश्चन कहता है टोटल इनकम निकालने, तो बढ़िया है, इसमें पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी, एचआरए की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और टोटल इनकम की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें पता चल जाएगा कमीशन लेंगे कि नहीं, डीए लेंगे कि नहीं लेंगे टोटल इनकम में, है ना। तो एक बढ़िया क्वेश्चन है ये, बट आप वीडियो रोको, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और टैक्सेबल एचआरए वाले फॉर्मेट जो मैंने अभी अभी क्लास में दिया है उसको फॉलो करके इसको सॉल्व करने की एक खुद से अपनी कोशिश करो। डन, आपने क्वेश्चन पढ़ा, एनालाइज किया, एक मेन आंसर चलेगा इसमें कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम का, और फिर उसके सपोर्ट में एक वर्किंग नोट बनेगा टैक्सेबल एचआरए का, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन में एचआरए की कैलकुलेशन में ही मेहनत करनी है और वो इस क्वेश्चन का सपोर्टिंग नोट्स रहेगा। आप कहां काम कर रहे हो, दिल्ली में। सर दिल्ली में काम कर रहे हो तो 50% ले लेंगे, नहीं 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 नहीं, घर की लोकेशन देखो, तो सर घर की लोकेशन यहां दे रखा है, रेंट 4500 पर मंथ, पेड इन दिल्ली। अगर ये लाइन नहीं होती तो हम एजम्पशन लेते कि ये दिल्ली में रहता है, क्यों, क्योंकि काम दिल्ली में कर रहा है, और सॉल्व कर देते। यही मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, और दोनों ही नहीं होता तो एजम्पशन लेते नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटीज और 40% पे सॉल्व करते हैं। सर आप बेसिक सैलरी ले रहे हो 6000 रुपीज पर मंथ, फुल्ली टैक्सेबल करेंगे, अच्छा टोटल इनकम के लिए भी, और इसको एचआरए के लिए लेंगे, यस एचआरए के लिए हम लेंगे। सर एचआरए के लिए जो आप सैलरी लेंगे उसमें 6000 इंटू 12 लेंगे, और जो टोटल इनकम निकालना है उसमें भी लेंगे। सर डीए, सर जी डीए 2000 ले या 50% 1000 ले, टोटल इनकम के लिए जब आप टोटल इनकम के लिए डीए लोगे तो वो वहां पर 2000 इंटू 12 करोगे, बट एचआरए की कैलकुलेशन के लिए जब डीए लोगे तो वहां पर आप आधा लोगे, ये ध्यान रखना है। सर टोटल इनकम का मतलब जो इनकम अंडर द हेड सैलरी निकालोगे आप ग्रॉस सैलरी की कैलकुलेशन के लिए। सर ग्रॉस सैलरी की कैलकुलेशन करके फिर इनकम अंडर द हेड सैलरी, फिर आप जीटीआई, फिर टीआई पे पहुंचोगे, उसके लिए आप पूरा डीए लेना, बट एचआरए की कैलकुलेशन के लिए जो सैलरी लेना है वहां 50% रिटायरमेंट वाला। ऐसे ही प्रोडक्शन वाला कमीशन एचआरए की कैलकुलेशन में नहीं आएगा, लेकिन टोटल इनकम की कैलकुलेशन में आएगा। सर कमीशन जो 2% मिला है सेल्स वाला, वो एचआरए की कैलकुलेशन में भी आएगा और टोटल इनकम की कैलकुलेशन में भी आएगा। सर ऐसा करते हैं ना, बहुत इजी है, 5000 हाउस रेंट अलाउंस मिला है और 4500 रेंट पे कर दिया, तो सर 500 टैक्सेबल कर देते हैं। इतना इजी नहीं है, आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, 3 लिमिट लिखनी होगी,
HRA रिसिव्ड कितना, 50% ऑफ सैलरी कितना, और आपका रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। और बातों ही बातों में अपना ये तो आंसर आ गया कि HRA के लिए सैलरी कितना लेंगे। सर कमीशन प्रोडक्शन वाला तो नहीं लेंगे, लेकिन सेल्स वाला लेंगे। 12 12 12 और 60। सर 60 नहीं है, 6000 इंटू 12 72 एंड इधर 96,000। सर HRA के लिए जो सैलरी निकालते हैं आप, जिसका आप 50% करेंगे और 10% करेंगे, वो 96,000 आ गए। बातों ही बातों, बहुत क्वेश्चन इजी है। आप 115 BSc से बाहर निकल चुके हैं, तभी आपको HRA का बेनिफिट भी मिलेगा। चलिए सॉल्यूशन पे चलें। वीडियो रोक के अगर कुछ लिखना है तो लिख लो। सर ये प्रोडक्शन वाला कमीशन टैक्सेबल होगा? हाँ, ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करते समय आप इस 30,000 को टैक्सेबल करेंगे। जब आप ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस सैलरी, इनकम अंडर दैट सैलरी निकालेंगे तब। HRA की कैलकुलेशन में ये 30,000 नहीं जाएगा। तो ये फर्क आपको समझना पड़ेगा कभी भी क्वेश्चन को सही करने के। सर नहीं तो आपके हर क्वेश्चन में गलतियां होंगी आपसे, इतना डिफरेंस तो लेके चलोगे। सर क्वेश्चन नंबर 13 पहले वर्किंग ही कर लेते हैं। कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल HRA, ये आ गया फॉर्मेट वर्किंग का। HRA रिसीव्ड 12 महीने इंटू 12। अब लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन का रेफरेंस देके जो HRA रिसीव्ड हुआ है वो लिख लो। सर 50% ऑफ सैलरी। अब ये सैलरी 96,000 कैसे आया, तो इसके छोटी सी यहाँ वर्किंग कर ली मैंने 96,000 रुपीज की। आने के बाद फिर मैंने यहाँ 96 लिखा। सर 96 आएगा यानी पहले तो पता नहीं चलेगा, तो जगह छोड़ के वर्किंग में चले जाएंगे, वर्किंग से 96 लेंगे। फिर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब इन तीनों में सबसे कम कौन है, 44,400। शायद आपका आंसर आ गया होगा 15,600 आ गया। तो आप सही जा रहे हैं, फॉर्मेट सही समझ लिख लीजिए इसको फटाफट। पहले मैंने वर्किंग ही कर, डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा। अब मेन आंसर में तो कुछ है ही नहीं। सर ये वर्किंग है HRA की। हियर सैलरी मींस बेसिक सैलरी प्लस DA रिटायरमेंट वाला प्लस कमीशन सेल्स वाला। तो सिर्फ मैंने सेल्स वाला कमीशन लिया है, DA मैंने हाफ कर दिया रिटायरमेंट वाला, इसी। डन, नेक्स्ट, ये आ गया मेन आंसर। इसमें तो कोई दम है नहीं, खाली फॉर्मेट फॉर्मेट बनाना था। अब देखिए इसमें मैंने DA फुल ले लिया। आपने अगर टोटल इनकम का जो यहाँ फॉर्मेट, यहाँ हेडिंग छूट रहा है, इनकम फ्रॉम सैलरी की एक हेडिंग जाएगी। सर एक तो सुपर हेडिंग जाएगी कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, उसके अंदर इनकम फ्रॉम सैलरी की हेडिंग जाएगी, और देखिए यहाँ नीचे इनकम फ्रॉम सैलरी निकलती है। सर यहाँ आप 12,000 नहीं लेंगे, 50% यहाँ नहीं करना है, प्लीज ये ध्यान रखना। DA फुल टैक्सेबल होता है ग्रॉस सैलरी की कैलकुलेशन में, और हम ग्रॉस सैलरी की कैलकुलेशन कर रहे हैं। इसमें HRA हमने वर्किंग नोट का रेफरेंस लेके कितना ले लिया, 15,600 वर्किंग नोट बना दिया। डन, वीडियो रोक के लिखा। सर आप 115 BSc से बाहर निकल गए हैं, इसीलिए हमने यहाँ 50,000 रुपीज का बेनिफिट लिया है। डन, नेक्स्ट। सर क्वेश्चन में कोई 80C से 80U का डिडक्शन का कुछ भी नहीं दे रखा, तो हमने नहीं दिया। क्वेश्चन में कोई और इनकम नहीं है, तो मेरी सैलरी क्या बन गई, GTI। सर आपने तो इंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन नहीं लिया, P-टैक्स का डिडक्शन नहीं लिया। अरे क्वेश्चन में P-टैक्स, इंटरटेनमेंट अलाउंस ऐसा कुछ दे ही नहीं रखा है, तो मैं उसका बेनिफिट कैसे ले लूं। क्वेश्चन में इंटरटेनमेंट अलाउंस हो तब तो सोचूं, क्वेश्चन में P-टैक्स लिखा हो तब तो सोचूं। सर ये वाला जो 50,000 रुपीज का बेनिफिट है, ये अपने मन से लेना है हमेशा हर क्वेश्चन में, बट प्रोफेशनल टैक्स देगा तभी तो बेनिफिट लेंगे। बोला सर वो अपने मन से 2500 का बेनिफिट ले लो ना प्रोफेशनल टैक्स का। ना, ये तो नहीं सिखाया मैंने कि आप क्वेश्चन में प्रोफेशनल टैक्स ना रहे तो आप अपने मन से 2500 रुपए का बेनिफिट ले लो, एम्प्लॉयमेंट टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स बोल के सेक्शन 16(3) का। नहीं, पेड बेसिस पर बेनिफिट मिलता है, क्वेश्चन में जितना पेड लिखा होगा उतना बेनिफिट ले लेना। क्वेश्चन में इंटरटेनमेंट अलाउंस नहीं दे रखा, उसकी कोई प्रेजेंटेशन नहीं जाएगी। P-टैक्स नहीं दे रखा, उसकी कोई प्रेजेंटेशन नहीं जाएगी। डन, वीडियो रोक के लिख लिया यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। टोटल इनकम का फॉर्मेट भी आपके पास आ गया है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन कीजिए।
प्लीज अगले क्वेश्चन में आपको टोटल इनकम निकालना है? नहीं। अच्छा सर, फिर आपको जीटीआई निकालना होगा? नहीं। अच्छा सर, तो फिर सैलरी इनकम निकाल लें? नहीं। सर, ग्रॉस सैलरी निकालनी है? नहीं। सर, टैक्सेबल एचआरए निकालना है? नहीं। सिर्फ आपको निकालना है एचआरए कितना एग्जम्प्ट होगा। सिर्फ इस क्वेश्चन को पढ़ना है और आपको टैक्सेबल एचआरए भी नहीं निकालना। मतलब जो हम लोग पहले लिखते हैं ना, एचआरए रिसीव्ड और फिर लेस लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जम्प्ट, वो नहीं करना है। सर, टैक्सेबल एचआरए निकालना होता है तब हम पहली लाइन लिखते हैं एचआरए कितना मिला लेस एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 1013A। सर, आपको सीधा निकालना है। सीधा लिखना कहां से है? एग्जम्पशंस अंडर सेक्शन 13A, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एचआरए एग्जम्पशन। हेडिंग क्या देनी है? कॉम्प्यूटेशन ऑफ एचआरए एग्जम्पशन। स्टार्ट कहां से करना है? सेक्शन 13A, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जम्प्ट। तो प्लीज क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। डोंट मेक एजम्पशन कि मुझे टोटल इनकम तक पहुंचना है या इनकम अंडर द हेड सैलरी तक पहुंचना है या टैक्सेबल एचआरए निकालना है। ज्यादा ज्यादा टाइम वेस्ट, ज्यादा काम करोगे तो टाइम भी वेस्ट होगा और हो सकता है मार्क्स भी ना मिले। जो कह रहा है क्वेश्चन वही तुम्हारी हेडिंग होती है और अकॉर्डिंगली बनाओगे। क्वेश्चन ऊपर वाला क्या था? टोटल इनकम निकालो, हम वहां तक गए और मेरा एचआरए का वर्किंग कहां चला गया? सपोर्टिंग नोट्स में। अब इसमें तुम्हारा सपोर्टिंग नोट्स ही मेन आंसर है और उसमें भी पूरा वो फॉर्मेट है ही नहीं। पहला लाइन लिखना ही नहीं है एचआरए रिसीव्ड वाला जो टॉप में लिखते हैं, लेस लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जम्प्ट। तो जो पहला लाइन लिखते हैं एचआरए रिसीव्ड, वो हम क्यों लिखते हैं? ताकि एग्जम्प्टेड एचआरए को घटा के टैक्सेबल पे पहुंच सके। ये ध्यान रखना। सर, डीए को 600 रुपीज पर मंथ के आगे कुछ नहीं लिखा है। सर, क्या माने, रिटायरमेंट वाला या नहीं रिटायरमेंट वाला? बच्चे अक्सर मैसेज करते हैं यहाँ पे, सर डीए रिटायरमेंट वाला ले या नहीं ले? इसमें तो लिखा ही नहीं है कुछ। नालायक, क्वेश्चन को आखिरी तक पढ़ते तो यहां लिखा हुआ मिल जाता, डीए फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। सर, कानपुर में अकोमोडेशन है, 40% से बनाओगे। अब बच्चे यहां मैसेज करते हैं, क्या सर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है? क्यों सर? ये मोटर कार का क्या दे रखा है? आपने तो पढ़ाया ही नहीं है मोटर कार के बारे में। बच्चे ये मैसेज करते हैं, जब होमवर्क में दो ना ये क्वेश्चन, तो बच्चे मैसेज करते हैं, सर ये क्वेश्चन आपने कैसे होमवर्क में दे दिया? आपने तो मोटर कार पढ़ाया नहीं। सर, इसका काम है क्या? नो नीड फॉर सेक्शन 1013A। 1013A का बेनिफिट लेने के लिए 4 फैक्टर चाहिए। बस तुम उस 4 फैक्टर के बारे में सोचो ना, एचआरए, रेंट, सैलरी और घर की लोकेशन। तुम कार के पीछे क्यों पड़े हो? सर, ये मोटर कार का ट्रीटमेंट क्या है, उसको तुमको जानने की जरूरत क्या है एचआरए का बेनिफिट लेने के लिए? तो क्यों अटके हो मोटर कार पे? नहीं पढ़ाया मोटर कार, 3 क्लास के बाद पढ़ाऊंगा, बट अटके क्यों हो? एचआरए के बेनिफिट लेने के लिए मोटर कार का काम ही क्या है? इग्नोर करो। बनाओ इसको प्लीज, वीडियो रोक के। अब और इससे अच्छा हिंट क्या दूंगा? सर देखो ना, एचआरए 900 रुपए से तो ज्यादा रेंट ही दे दिया, 1000 रुपए पर मंथ, तो फुल्ली एग्जम्प्ट कर दें एचआरए को। ये शॉर्टकट नहीं है कोई। बच्चे अक्सर दिमाग लगाते हैं, एचआरए 900 रुपए पर मंथ और रेंट 1000 रुपए पर मंथ, तो पूरा एग्जम्प्ट। सर प्लीज, ये नहीं सिखाया है। सिखाया है फॉर्मेट बना के सॉल्व करके देखो कि कितना एग्जम्पशन मिलेगा। अपने मन से ऐसे दिमाग मत लगाना कि एचआरए से ज्यादा रेंट है तो पूरा एचआरए एग्जम्प्ट, एचआरए 5000 है, रेंट 4500 है तो 500 एचआरए टैक्सेबल। ये सब दिमाग मत लगा लेना। प्लीज वीडियो रोक के बनाए क्वेश्चन नंबर 14 विद फॉर्मेट एचआरए एग्जम्पशन। डन। मेहनत की, मेहनत का फल मीठा होता है। अब ये देखते हैं कि आपका आंसर मेरे आंसर से मैच करता है। मैंने भी आंसर बना रखा है। सर, वो जो पहली लाइन लिखते हैं एचआरए रिसीव्ड वाली, इसके भी ऊपर वो नहीं लिखी मैंने, हेडिंग भी चेंज हो गया मेरा। कॉम्प्यूटेशन ऑफ एचआरए एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन सेक्शन का रेफरेंस आ गया और सीधा लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल एचआरए रिसीव्ड नहीं लिखना है, सीधा लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग में एचआरए रिसीव्ड 12 महीने का ले लो,
ठीक, 40% ऑफ सैलरी। अब सैलरी की वर्किंग मैंने यही दिखा दी, बेसिक पे, डीए, रिटायरमेंट वाला, ठीक। और रेंट पेड 12 से मल्टीप्लाई करते रहना और माइनस 10% ऑफ सैलरी। क्या बोला था, आपका ये जो फॉर्मेट है वो एनुअल फॉर्मेट बनेगा हमेशा, 12 से मल्टीप्लाई करते चलेंगे जहां जहां जरूरत होगी। और इन तीनों में सबसे कम कौन है, 10,800, 17,280 या 7680? सर 7680 इज HRA एग्जाम। अब तुमने क्या निकाला है, HRA टैक्सेबल 3,120। सर ये मैंने आपसे पूछा ही नहीं, ज्यादा काम क्यों करते हो? सर कमीशन क्यों नहीं लिया? तो सपोर्टिंग नोट्स, कमीशन पर मंथ दिया हुआ है, सेल्स बेस्ड नहीं है तो उसको हमने कंसिडर नहीं किया, सिंपल। सर कमीशन आपने नहीं लिया, अरे कमीशन कैसे ले लूं, पर मंथ कमीशन है, सेल्स वाला तो है नहीं, तो कैसे ले लूं? बस डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा। आइए अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में आपको 5 से 8 मार्क्स दिला सकता है, 5 से 6 कह लो, कभी कभी 8-8 भी आता है। अब 8 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आते हैं तो चलो 5 से 6 मार्क्स तो दिला ही देगा। सर क्या है ये कॉन्सेप्ट? सर हाउस रेंट अलाउंस का सबसे आखिरी कॉन्सेप्ट कि अगर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अभी तक तो आप 12 महीने का फॉर्मेट बना रहे थे, 12 महीने का HRA ले लो, 12 महीने का रेंट ले लो, 12 महीने की सैलरी ले लो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे उस 12 महीने में कोई फैक्टर में चेंज नहीं हो रहा था, रेंट सेम था 12 महीने का, सैलरी सेम थी 12 महीने की, HRA सेम था 12 महीने का। बोलता है अगर इन 12 महीने में रेंट चेंज हो जाए तो, HRA चेंज हो जाए तो, लोकेशन जहां घर है वो घर शिफ्ट कर लो कहीं दूसरी जगह तो, सर प्रमोशन होके सैलरी चेंज हो जाए तो, एनी वन, किसी भी एक फैक्टर में, एनी वन फैक्टर, किसी भी एक फैक्टर में अगर चेंज आ जाए, एक से अधिक में आ जाए तो भी, कम से कम एक में आ जाए, तो फिर आप बोलते हैं कि 12 महीने का टेबल नहीं बनाएंगे, 12 महीने का एक सिंगल फॉर्मेट से HRA एग्जाम, HRA टैक्सेबल नहीं बनाएंगे। वी कैन नॉट प्रिपेयर एग्जाम्पशंस टेबल फॉर 12 मंथ्स, नो सिंगल फॉर्मेट। सर नो सिंगल फॉर्मेट ईयरली वाला, कि सर हर चीज को 12 से चेंज हुआ है तो क्या करेंगे? सर पुराना रेंट प्लस नया रेंट, जैसे आप हाउस प्रॉपर्टी में बताए थे। सर हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में अगर रेंट चेंज हो रहा है तो क्या बताया था? पुराना रेंट प्लस नया रेंट मिला के तुम एनुअल लीटिंग वैल्यू से कंपेयर करना, वहां चलेगा, यहां नहीं चलेगा। HRA की कैलकुलेशन में अगर रेंट चेंज हो रहा है, HRA चेंज हो रहा है, लोकेशन 40 से 50 पे चले गए, यानी नोएडा से दिल्ली शिफ्ट हो गए, सैलरी में चेंज हो रहा है, तो बोलता है आपको पीरियोडिक टेबल बनाना पड़ेगा, मंथली कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी HRA का बेनिफिट लेने के लिए। 12 महीने वाला एक सिंगल टेबल से आप नहीं बना पाओगे कि सर ऐसा करते हैं ना, पुराना HRA प्लस नया HRA करके 12 महीने का HRA एक साथ लिख देते हैं, नहीं। जब जब फैक्टर में चेंज होगा आपको नया टेबल बनाना पड़ेगा। मान लो 2 महीने के बाद रेंट चेंज हो गया तो 2 महीने का टेबल अलग बनेगा, 4 महीने के बाद HRA चेंज हो गया तो 4 महीने का टेबल अलग बनेगा, 3 महीने के बाद सैलरी चेंज हो गई तो 3 महीने का टेबल अलग बनेगा। जब जब किसी भी फैक्टर में चेंज होगा आपका नया नया टेबल बनता रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। सर उतनी बार कैलकुलेशन चेंज होती रहेगी? हाँ जी। सर ऐसे तो हो सकता है कि है ना, एक साल में है ना 3 बार मुझे अलग अलग HRA का, टैक्सेबल HRA और एग्जम्प्टेड HRA निकालना पड़ जाए, कभी 3 महीने का, कभी 5 महीने का, कभी है ना 6 महीने का। हाँ, तभी तो आपको मार्क्स मिलेंगे, तभी तो आपको मार्क्स मिलेंगे। सर जितनी बार एक साल 12 महीने के दरमियान आपका फैक्टर चेंज होगा, सर 2 महीने के बाद HRA चेंज, 4 महीने के बाद सैलरी चेंज, 5 महीने के बाद रेंट चेंज, आपको उतनी बार नए नए टेबल में जाना पड़ेगा और 12 महीने की कैलकुलेशन नहीं करेंगे आप, फिर वही 3 महीने 5 महीने, किसी को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसी को 5 से, किसी को 7 से, ऐसे चलेगा। यही बात नोट्स में लिखी हुई है। क्या कहता है? इफ देयर इज अ चेंज इन द प्लेस, चेंज इन द रेंट, चेंज इन द HRA और चेंज इन द सैलरी, किसी भी एक फैक्टर में चेंज हो जाए और लगा हुआ है, तो आपको
जो कैलकुलेशन करनी है वो मंथली और पीरियोडिक बेसिस पे करनी है। आप 12 महीने का एक सिंगल फॉर्मेट में आंसर जो निकाल रहे थे अभी, वो कब करना, वो डी वाले सिचुएशन में करना। डी वाले सिचुएशन में कि अगर तुम्हारे चारों फैक्टर सेम है पूरे साल भर के लिए, तो एग्जाम्शन का एक ही फॉर्मेट बनेगा 12 महीने का, जो अभी आपने क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14 में किया। ठीक है ना? देख लीजिए, इसमें कुछ लिखना हो तो इस पेज पे। डन, कुछ नहीं छूट रहा इस पेज पे। सर इस पर एक क्वेश्चन हमारी बुक में है, इस ई पॉइंट पर रिवीजन के लिए एक क्वेश्चन हमारी बुक में है, सेट ए के अंदर क्वेश्चन नंबर 15, और उसमें मालूम है कितने टेबल बने हैं? 5 टेबल बने हैं उसमें। 5 टेबल मतलब ड्यूरिंग द ईयर 5 बार चेंज हो रहा है सैलरी, एचआरए, रेंट और प्लेस। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ना? ये क्वेश्चन रिवीजन के लिए जरूर रखना, ये क्वेश्चन रिवीजन के लिए जरूर रखना। यही 6 से 8 मार्क्स वाला क्वेश्चन है अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछता है। एक दो बार नहीं, तुम्हें एचआरए की कैलकुलेशन यानी कितना एचआरए एग्जम्प्ट है, कितना टैक्सेबल है, इस क्वेश्चन में 5 बार करना होगा एक ही साल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 15 सेट ए, पेज नंबर 6A.9। प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क कर लो उस क्वेश्चन को जाके। डन, मार्क कर लिया क्वेश्चन को जाके, पेज नंबर 6A.9, क्वेश्चन नंबर 15 सेट ए को रिवीजन के लिए जरूर रखना। डन, वीडियो रोक के लिख लिया। नेक्स्ट, देखो कुछ छूट रहा है यहां पे। डन, ये सब लिख चुके थे यहां तक, ये लिखिए। एक क्वेश्चन क्लास में करेंगे अभी इसी कॉन्सेप्ट पे। इस पे रिवीजन के लिए आपको रखना है सेट ए का क्वेश्चन नंबर 15। यही लिखा था ना अभी, सेट ए का क्वेश्चन नंबर 15, पेज नंबर 6A.9 आपके पास जो बुक है। और अभी एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करेंगे। एक छोटा सा यहाँ पर 5-10 मिनट का ब्रेक ले लो, एक छोटा सा यहाँ पर 5-10 मिनट का ब्रेक ले लो। अभी एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे। एक तो प्रैक्टिस करने के लिए है क्वेश्चन नंबर 15 सेट ए का। वहां पर मैंने क्या बोला, 5 टेबल बनाने होंगे आपको, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर 5 बार चेंज हो रहा है। हम अभी क्लास में उतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं करेंगे। ठीक, अभी मान लो एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको 3 टेबल बनाना पड़ेगा एचआरए बेनिफिट्स लेने के लिए। पहले इसको लिख लो और एक छोटा सा 5-10 मिनट का ब्रेक लो। चलिए सर, ब्रेक ले लिया, लिख भी लिया इसको आपने। क्या करना है इसमें, अगर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आपके किसी भी एक फैक्टर में चेंज हो, 2 में भी हो सकते हैं, 3 में भी हो सकते हैं, मिनिमम एक किसी भी फैक्टर में चेंज हो, चाहे रेंट, एचआरए, लोकेशन या सैलरी, तो आपको जहां से चेंज हुआ है वहां से आपको एक नया फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। किसका? टैक्सेबल एचआरए के लिए कह लो या फिर एग्जम्प्टेड एचआरए के लिए कह लो। सर कैसे, एक बार थोड़ा सा एग्जांपल देके समझाओ। ठीक, तो ये आप देखो, ये क्वेश्चन मैंने इस पे दिया है यहां। ठीक, सर कहता है मिस्टर एक्स एक एम्प्लॉई है, 115 बीएससी से बाहर आ गया है। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर इसकी बेसिक सैलरी है कितनी, 10,000 रुपीज पर मंथ, जो आगे जाके 1 जुलाई से बढ़ गई है 16,000 रुपीज पर मंथ। तो आपको अप्रैल, मई, जून 3 महीने की कैलकुलेशन अलग करनी होगी। क्यों?
सर जुलाई से बेसिक सैलरी चेंज हो रही है और सैलरी हमारा एक फैक्टर है। और आगे पढ़ते हैं, आपका एचआरए कितना है, 6,000 रुपीज पर मंथ। ये भी चेंज हो गया है, कितना, 7,000 रुपीज पर मंथ, लेकिन सेम डेट है 1 जुलाई। तो मोटा मोटी आगे फिर से फॉर्मेट चेंज करने की जरूरत नहीं है अब तक। बट एक और फैक्टर है हमारे पास आगे, रेंट। सर रेंट, लोकेशन आपकी दिल्ली है, जहां पर रेंट आपका 5,000 रुपया पर मंथ है। बट आप 1 दिसंबर से नई लोकेशन नोएडा पे चले गए और रेंट भी चेंज हो गया 8,000 रुपीज पर मंथ। तो सर आपको जुलाई टू नवंबर को अलग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1 दिसंबर से फिर से फैक्टर में आपके चेंज है, तो दिसंबर टू मार्च आपको अलग करना होगा। 3 टेबल बनेंगे आपके। सर हम कितने टेबल्स बनाएंगे? एक प्रीवियस ईयर 12 महीने का होता है। अभी आपने क्वेश्चन नंबर 13 बनाया क्लास में, क्वेश्चन नंबर 14 बनाया, पूरे इंटू 12 करके बनाया, लेकिन अब नहीं बना पाएंगे। यहां आपको इंटू 3 करना पड़ेगा, यहां आपको इंटू 5 करना पड़ेगा, यहां आपको इंटू 4 करना पड़ेगा। सर आपने 3 पार्टीशन क्यों कर दिए 12 महीने के? क्यों? क्योंकि 1 जुलाई से सैलरी और एचआरए चेंज हो रहा है, तो जुलाई से नया बनेगा। दिसंबर से सर रेंट चेंज हो रहा है, तो दिसंबर से रेंट के कारण पूरा फॉर्मेट ही अलग हो जाएगा। तो सर आपको 3 फॉर्मेट के थ्रू टैक्सेबल एचआरए निकाल के फाइनल टैक्सेबल एचआरए फॉर द ईयर पे पहुंचना होगा। कैसे पहुंचेंगे? वर्किंग प्रेजेंटेशन दिखा दो सर इसकी। ऐसे तो सर अब 3 कॉलम में तीन फॉर्मेट है। अब आपने यहाँ पर एचआरए के लिए हमें यहाँ पर ऑलरेडी 3 कॉलम अमाउंट का बोला है बनाने के लिए। तो ऐसा फॉर्मेट जो आपने बोला हमें बनाने के लिए, तो ऐसा 3 बार बनाए। एक अप्रैल मई जून का अलग बनाए, फिर दोबारा बनाए जुलाई से नवंबर का, फिर एक बार और बनाए सर दिसंबर से मार्च का। ऐसे तो फिर सर एग्जाम में हम यही अटेम्प्ट करते रह जाएंगे और 1-2 घंटा निकल जाएंगे हमारे। टाइम कैसे बचाएं सर? हम ये फॉर्मेट से बनाएंगे, लेकिन कोई ये 3 बार बनाने का जो चक्कर है, कोई पैरेलल 3 कॉलम वाला कर दो ना सर। चलो करते हैं, यही तो करना है इसमें। एक बार आप वो सीख गए तो आपके एग्जाम में 5-6 मार्क्स जो भी आने आ जाएंगे। बट यस, अगर फैक्टर में चेंज है तो आपको 12 महीने का फॉर्मेट नहीं बनाना है। लिखिए इसको अच्छे से। डन। वीडियो रोक के लिखा? सर इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, नहीं है, इसको ना लिखना, क्योंकि ये आगे मैंने कर दिया है। 3, 5 और 4 का बाइफर्केशन मैंने आगे कर दिया है, समझाने के लिए लिखा था। डन। डेटा अच्छे से लिख लिए। सैलरी 10,000 रुपीज पर मंथ से 16,000 हो गई, 6,000 एचआरए से 7,000 हो गया, और 5,000 रेंट से 8,000 रेंट हो गया, प्लस लोकेशन भी 50% से 40% पर आ गया आप नोएडा। ठीक, डन। वीडियो रोक के लिखा? चलिए सर अब इसका सॉल्यूशन प्रेजेंटेशन देख लीजिए। आप कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन चेंज किए इसमें। एक ही साथ बनाएंगे। कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल एचआरए, अप्रैल टू जून 3 महीने, जुलाई टू नवंबर 5 महीने, दिसंबर टू मार्च। ईयर लिख लीजिएगा आप, ईयर का रेफरेंस आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। ठीक, 2024 लिखना है या 2025-26 वो देख लीजिएगा, डिपेंडिंग अपॉन आपका एग्जाम कब है और कौन सी बुक है आपके पास एडिशन। सर लास्ट वाला कॉलम 4 महीने का था। ठीक, अब जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है सैलरी पर मंथ, रेंट पर मंथ और एचआरए पर मंथ, उसको लिख दो। लिख लिया? सर अब देखो ध्यान से, यहां पर आपकी सैलरी चेंज हो रही थी, यहां पर आपका रेंट चेंज हो रहा है और यहां पर आपका एचआरए चेंज हो रहा है ना? जब जब हमारे फैक्टर्स चेंज होंगे हम नए टेबल पे जाएंगे। तो सर एक बार आपकी यहां पर सैलरी एंड एचआरए चेंज हुआ है, इसीलिए हम नए फॉर्मेट पे गए जुलाई से, और दिसंबर से हमारा रेंट चेंज हो रहा है, तो हम दिसंबर से फिर से नए फॉर्मेट पे चले। डन। अब क्या करेंगे? 3 महीने, 5 महीने और 4 महीने वाली बात से अब मल्टीप्लाई करते रहेंगे। सबसे नीचे देखिए, सैलरी फॉर द रेलिवेंट पीरियड कैसे आया सर? तो 10,000 इंटू 3, 16,000 इंटू 5, 16,000 इंटू 4। इस तरीके से वर्किंग हम अब टोटल अपने मंथ की करें। 3 महीने, 5 महीने, 4 महीने थे,
अब जो ये पर मंथ की फिगर है इसको हम 3, 5 और 4 से मल्टीप्लाई करके टोटल पर पहुंचे। डन, वीडियो रोक के लिख लिया। नेक्स्ट, ऐसे ही हमने रेंट को क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया। 5000 इंटू 3, रेंट 5000 इंटू 5, लेकिन आखिरी में जाके हमारा रेंट कितना हो गया, 8000 इंटू 4। ऐसे ही आप एचआरए को मल्टीप्लाई कर लो, 6000 इंटू 3, 7000 इंटू 5, 7000 इंटू 4। सर अब यहां से हमारा मेन आंसर चालू हो जाएगा, जो मेन फॉर्मेट है। यहां से पहले क्या लिखते हैं हम लोग, एचआरए रिसीव्ड फॉर द रेलेवेंट पीरियड। डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, फिर आप लोग क्या करते हो, एग्जम्प्ट करते हो अंडर सेक्शन 13, 1013 है लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, उसमें क्या लिखते हो, एचआरए रिसीव्ड 50 या 40% ऑफ सैलरी, वो मैंने कर दिया यहाँ पे 50 या 40। और क्या लिखते हो, रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी, वो भी मैंने यहां वर्किंग कर दी। ठीक, अब इन तीनों में जो सबसे कम है उसको यहां लिख दिया, इन तीनों में जो सबसे कम है उसको यहां लिख दिया, इन तीनों में जो सबसे कम है उसको यहां लिख दिया। सर ये मेरी एचआरए आ गई ए, और तीनों में जो सबसे कम था वो एग्जम्प्टेड एचआरए आ गया बी। तो अब मैं ए माइनस बी कर दूंगा तो मेरा अलग अलग तीनों टेबल का टैक्सेबल एचआरए आ जाएगा। फिर मैं इन तीनों को जोड़ के पूरे साल भर का टैक्सेबल एचआरए निकालूंगा। कुछ इस तरीके का फ्लो आप मेंटेन करेंगे तो आपका जो एग्जाम में आंसर है वो एक ही प्रेजेंटेशन में सब कवर होता चला जाए। थोड़ी स्मार्ट प्रेजेंटेशन आपको रखनी है, और एक होमवर्क भी मैंने आपको दे ही दिया है। सर एक होमवर्क मैंने यहाँ पे रिवीजन के लिए दे ही दिया है 5 कॉलम वाला। ये तो मैंने अभी क्लास में 3 कॉलम वाला कराया। ये सेट ए में क्वेश्चन नंबर 15 जब करोगे तो वहां 5 कॉलम है, तो उसको भी प्रैक्टिस कर लेना। सर ये होमवर्क में चला गया आपके, इसकी प्रैक्टिस आप खुद कर लेना। डन, ये तो लिख लिए थे वीडियो रोक के। सर अगेन क्या कहूंगा मैं आपको, अगेन क्या कहूंगा, सैलरी में क्या कॉन्सेप्ट्स के बाद आपको प्रेजेंटेशन अच्छी रखनी है, कैलकुलेशन अच्छे से करना है। अब कहीं पे मल्टीप्लिकेशन 3 से करना है, आप 4 से कर दो, 5 से करने की जगह 6 से कर दो। आपको अमाउंट ठीक से पिक करना है, और आप जब प्रेजेंटेशन करोगे तो अमाउंट को ठीक से ट्रांसफर करना है। बस एक बार आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लो, दिमाग शांत रह के आपके सैलरी के सारे क्वेश्चन सही बने। दिमाग थोड़ा आपको शांत रखना पड़ेगा। डन, नेक्स्ट। अब नोएडा है, आपने 40% एग्जाम में किया ही नहीं, जबकि दिख रहा है कि हम पहले 2 के लिए तो 50% रखेंगे और बाद के लास्ट वाले के लिए 40%। अब ये सब आपने दिमाग लगाया नहीं एग्जाम में, तो क्वेश्चन तो गलत होगा ना। चलिए लिखिए अच्छे से। डन, वीडियो रोक के लिखा। पर मंथ का डेटा हम ले आए एक बार अपने सामने क्वेश्चन से। ठीक, डन, वीडियो रोक के लिखा। उसके बाद उसको हम अपने जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है 3, 5 और या फिर 4, उससे मल्टीप्लाई कर करके हम सैलरी टोटल पे आए, टोटल रेंट भी ले आए, टोटल एचआरए भी ले आए। डन, वीडियो रोक के लिखा। डन, यहां तक लिख लिया। नेक्स्ट, अब जो आपने क्लास में फॉर्मेट सीखा, एक ही फॉर्मेट पे 3 कॉलम के थ्रू प्रेजेंटेशन दे दी। एक 3 महीने की दी, एक 5 महीने की दी और एक 4 महीने की दी। डन, वीडियो रोक के लिखा। साथ साथ सबकी वर्किंग भी चल रही है, कॉपी चेक करने वाले को पता चलेगा अमाउंट कैसे आ रहा है। सबकी वर्किंग साथ साथ चल रही है ब्रैकेट में। कॉपी चेक करने वाले को इजीली रिकॉग्नाइज हो जाएगा कि हाँ ये आंसर्स कैसे आ रहे हैं। डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, चलिए सर लिख लिया। सर एचआरए मेरी तरफ से कंप्लीट। अब हम लोग आ चुके हैं पेज नंबर 6.18 पे। कुछ और भी अलाउंसेस हैं जो 1014 की हेल्प से एग्जाम्प्ट होते हैं।